आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। चैप्टर 2 में हम पूरे ऑडिट का जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस जो हम प्रैक्टिकली भी और एग्जाम में भी हमें फेस करना पड़ सकती हैं, उन सिचुएशन में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करते हुए हम कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये स्टडी किया है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें हेल्प करता है कि अगर हमारे सामने कोई अनयूजुअल सिचुएशन आए ना, तो हम उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करें और फिर उस रिस्क की बेस पे हम एविडेंस कलेक्ट करें, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम वन बाय वन स्टडी कर रहे थे। हाँ, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, इस वजह से मैं आपके एक चीज को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये जो कंसेप्ट है, आपने सिर्फ सुनना है और समझना है, इसको याद नहीं करना, नॉट टू मेमोराइज। इन लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है। ठीक है, और इनमें से कुछ अगर सिचुएशंस ऐसी हों जो आपको लगे एडवांस हैं, समझ में नहीं आई, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन आगे चल के पूरा पूरा केस बनेगी और हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसलिए कि बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाए, वरना हर सिचुएशन को हमने बाद में, एक हमारा टॉपिक आएगा रिस्क असेसमेंट का, इसमें से हर सिचुएशन को हमने वहां पे डिस्कस करना है। तो कोशिश करें यहीं पे समझ आ जाए, अच्छी बात। अगर कुछ सिचुएशन समझ नहीं है, 50% सिचुएशन भी समझ आ गई ना, तो समझ लिया हक अदा हो गया। ठीक है, और अगर नहीं कोई सिचुएशन समझ आती, कोई इशू नहीं, आगे चल के हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, कल हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर ली थी। पहले वाली इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर, ये हो गई थी डिस्कस, और इसमें जो रिस्क राइज होता था, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल था या दर्शन लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और सेल ऑफ शेयर या सेल ऑफ बिजनेस से क्यों रिस्क राइज होता है? क्योंकि हाँ जी, हाई प्राइस ऑफ शेयर्स हासिल करने के लिए वो प्रॉफिट और एसेट्स की वैल्यू को ओवरस्टेट कर सकती है मैनेजर। शाबाश। एनुअल ग्रोथ और डिक्रीज ऑफ सेल, इसमें डिक्रीज ऑफ सेल में मुझे बताइए क्या रिस्क होता है? इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होने का रिस्क और इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इनटेंजिबल एसेट अगर वो भी इंपेयर होगा। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, के टारगेट को अचीव करने के लिए पॉसिबल है कि मैनेजमेंट ईयर एंड पे जब उसे नजर आ जाता है दिसंबर के आखिरी 1-2 हफ्तों में कि टारगेट अब हमारे अचीव नहीं होने जा रहे, तो अचीव करने के लिए वो फेक ट्रांजैक्शन नॉर्मली रिकॉर्ड कर देते हैं या कुछ जेन्युइन ट्रांजैक्शन एक्सपेंस या लायबिलिटीज को ओमिट कर देंगे, ताकि जो उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड टारगेट्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। ये भी हो गया। इंपोर्ट, इसके अलावा क्या पढ़ा था? 12, हाँ जी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट। और इसमें मैंने आपको कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी में फर्क बता दिया था, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में भी फर्क बता दिया था, ये दोनों का रिस्क डिफरेंट शब्द। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें क्या रिस्क है? इसमें रिस्क ये हो सकता है कि चूंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होती हैं, तो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हुए एरर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट एरर हो सकते हैं, खास तौर पे ये रेंट पे एक्सचेंज रेट एरर होते हैं। जैसे अगर किसी दिन आपने उधार पे इंपोर्ट की, आपने परचेजेस डेबिट करके क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए। फर्ज कीजिए $1 से इंपोर्ट की, तो परचेज डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट किस अमाउंट से करेंगे, किस एक्सचेंज रेट से करेंगे? जो आज के दिन का है। लेकिन ये रेंट पे जाके जो आपकी लायबिलिटी होती है, इसको रिवाइज करना होता है ये रेंट के रेट के मुताबिक। ठीक है, अक्सर जो ये रेंट का रेट होता है ना, ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करते। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का रिस्क है कि फॉरेन रेट्स को करेक्टली यूज नहीं किया गया होगा। जी नहीं, इसमें फ्रॉड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें बहरहाल केस के फैक्ट्स को सामने रख के हम अंदाजा लगाते हैं। नॉर्मली इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड इतना नहीं होता, इसमें होता है। आप देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन आपने क्लासिफिकेशन करनी नहीं है कि रिस्क ऑफ एरर है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है, वो तो मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। आप सिर्फ इतनी आइडेंटिफिकेशन कर लें, एग्जामिनर आपसे क्लासिफिकेशन नहीं पूछता, वो सिर्फ इतनी चीज पूछेगा, बताओ इसमें रिस्क राइज हो रहा है कि नहीं, ये डिसीजन करें। तो आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग को इसी लेवल पे रखें कि रिस्क राइज हो रहा है कि नहीं, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं। क्या आप एग्री करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिस्क राइज होता है कि एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगी? बस एग्जाम का पर्पस पूरा हो गया। आगे, कैश फॉर सेल और परचेज रिसीव्ड और पेड इन एडवांस। फर्ज कीजिए कि किसी कस्टमर ने हमें कैश पे किया एडवांस में, हमने उससे लिया, एंट्री क्या करनी चाहिए हमें? कैश डेबिट एडवांस। लेकिन अक्सर आपने वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा कि जो अकाउंटेंट है वो कैश डेबिट करके सेल्स क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सेल्स को अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटेंट नॉर्मली चल रहे होते हैं, फिर हम उसे अक्रूवल की रेक्टिफाइंग एंट्री प्रपोज करवाते हैं। तो यही वो कह रहा है कि अगर कैश जो है वो पहले रिसीव कर लिया है, डिलीवरी से पहले या बाद में,
इसी तरह परचेजेस के केस में पेमेंट अगर डिलीवरी से पहले या बाद में कर दी है तो हमारे अकाउंटेंट ने प्रोबेबली इसको गलत रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि अकाउंटेंट सिर्फ इतना देखते हैं हाँ भाई पेमेंट जा रही है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, जबकि हमने इसको इंश्योर करना है कि अगर एडवांस में पेमेंट की गई है तो फिर वो एडवांस की एंट्री होनी चाहिए, सेल परचेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई है बात? तो एडवांस में अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, दोनों में रिस्क है कि अकाउंटेंट ने प्रोबेबली, अगर देखें कंफर्म नहीं है लेकिन रिस्क है तो हमें अपनी तसल्ली करनी चाहिए। आईकैप की एक केस स्टडी थी एग्जाम की, उसमें वो ये कह रहा था कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया और आपके अकाउंटेंट ने एंट्री कर ली डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, गलत? हाँ, क्योंकि ये ऑर्डर पे एंट्री थोड़ी होती है, सिर्फ वो तो जब डिस्पैच करेंगे तब इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह सम टाइम वो ऑर्डर की बजाय कैश रिसीवर पेमेंट पे भी सेल परचेज की एंट्री कर लेता है। तो हमने केस स्टडी में फिर इसको पहचानना होगा कि नहीं इस पॉइंट पे कैश तो रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, लेकिन गुड्स जो है वो डिस्पैच या रिसीव नहीं हो रही, तो यहाँ पे एडवांस की एंट्री आनी चाहिए, सेल परचेज की एंट्री नहीं आनी चाहिए। ये केस स्टडी में आपको आगे चल के पहचानना होगा। फिर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ये ध्यान में रखिए, हम प्रोफेशनल हैं, हमारे सामने जब भी कोई एक चीज तो ये कि अगर दो लोगों के दरमियान में कंफ्लिक्ट है, हमारे पास एक बंदा आया, हमने उसकी बात को ट्रू नहीं मानना जब तक कि दूसरे बंदे का मौकफ भी सामने ना आ जाए। और अगर दोनों में कोई इख्तलाफ है तो किसकी बात ठीक माने? जो बंदा पहले हमारे पास आया उसकी नहीं। याद रखे, जब कभी यही हमें वो प्रोफेशन में सिखाता है कि जब कभी इनकंसिस्टेंसी कहते हैं डिफरेंस होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, ठीक है, वेरिएशन होना, एक बंदे की स्टेटमेंट या एक सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली वो कुछ हो रहा है, दूसरे सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली वो कुछ हो रहा है। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल केस स्टडी को सामने रखे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसने कहा सीएफओ ने कहा हमारे खिलाफ कोई पेंडिंग लीगल केस नहीं है, जबकि लॉयर ने कहा एक लीगल केस पेंडिंग है। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी, इसे डिसएग्रीमेंट भी कहते हैं। ये तीनों लफ्ज नोट कीजिए, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन या डिसएग्रीमेंट। बताइए किसकी बात सच माने? गलत। ये लॉयर की बात नहीं। हालांकि दिखने में बज़ाहिर लगता है कि एक्सटर्नल पार्टी ज्यादा रिलायबल होंगी, वो ठीक है, लेकिन याद रखें जब भी इनकंसिस्टेंसी होगी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को इन्वेस्टिगेट करें और फिर फर्दर प्रोसीजर, हमेशा शाबाश, इनकंसिस्टेंसी के साथ हमेशा फर्दर प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म होंगे। फर्दर प्रोसीजर के बगैर किसी रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच सकते, पहुंचेंगे तो वो गलत है। ठीक है, अगली एग्जांपल, उसने कहा कि आपने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया है, ठीक है, और कंपनी ने रिकॉर्ड किया रिसीवेबल 10 लाख का, डेटर ने जवाब दिया मैंने आपको 6 लाख रुपए देने हैं। बताइए कौन सही कौन गलत? शाबाश, हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके इसको रिजॉल्व करना है, शाबाश। इसी तरह बाज़ औक़ात ना हम एनालिटिकल प्रोसीजर पर एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कंपनी की एक प्रोडक्ट कितने की है, 1000 रुपए की, कंपनी ने कितनी प्रोडक्ट्स बेची? 100 ड्यूरिंग दी है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होना चाहिए? 1 लाख। ये जो कैलकुलेशन का तरीका कर रहा है ये एनालिसिस कहलाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने देखा कंपनी ने रिकॉर्ड किया हुआ था 97,500, अब दोनों में फर्क आ गया, ये है इनकंसिस्टेंसी, डिसएग्रीमेंट। अब मुझे बताइए कौन ठीक है, मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि क्लाइंट की? अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना करें। क्लाइंट से पूछेंगे, हो सकता है उसने कुछ लोगों को डिस्काउंट दिया हो, ठीक है, और हो सकता है मैं भी डिस्काउंट ना दिया, बाकी गलती हो, लेकिन जब भी इनकंसिस्टेंसी आएगी आपने डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना बल्कि पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्लियर होगी ये बात जी? अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन पता है हमें क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन पता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर। और हमारे लिए अदर इन्फॉर्मेशन क्यों अहम है? क्योंकि वो हमारी ऑडिट की हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होकर यूजर तक जाती हैं। एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट भी और अदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी। हालांकि वो हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में शामिल नहीं है, हमने उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देना होता, उसकी चेकिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी रेलिवेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जा रही है। तो अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हो अर्निंग पर शेयर है 70 रुपीज और अदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा हो कि अर्निंग पर शेयर है 80 रुपीज, तो बताइए कौन ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपके जहन में पहली जो गलती आ सकती है वो ये कि हमने जो ऑडिट किया वो ठीक होंगी, वो थोड़ी गलत हो सकती है। देखिए, हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता नहीं है, तो एज प्रोफेशनल हमने जब तक इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। तो इसमें जो सबसे अहम, ये भी एग्जाम में कई दफा टेस्ट करता है इस कंसेप्ट को, कि हमने जब तक इस इश्यू को फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कोई फैसला नहीं करना।
सीफैब लेवल की केस स्टडी थी, उसमें कहने लगा कि आपने एक प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया एक एक्सपर्ट से, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट आई 700 मिलियन रीवैल्यूड अमाउंट। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपको पता चला 2 महीने पहले इसी एक्सपर्ट से इसी प्रॉपर्टी की एक और वैल्यूएशन करवाई हुई थी, इसी प्रॉपर्टी की, उसमें उसने वैल्यू 600 मिलियन दी थी। अब बताइए 700 ठीक है कि 600? बज़ाहिर ये लगता है कि जो लेटेस्ट वाली है वो ठीक होगी, शायद उसने पहले गलती कर दी, लेकिन चूंकि इनकंसिस्टेंसी है हम इस इश्यू को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये इनकंसिस्टेंसी अहम कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपने जब कभी 2 सोर्सेज से हमें डिफरेंट सोर्सेज एविडेंस मिलता है ना, अगर एक सोर्स का एविडेंस और दूसरे सोर्स का एविडेंस इनकंसिस्टेंट हो, एक चीज हमें एक सोर्स से पता चली, वही चीज दूसरे सोर्स से पता चली और दोनों में फर्क है, आपने कभी जंप नहीं लगाना कंक्लूजन पे कि सोर्स नंबर 1 ठीक है या सोर्स नंबर 2 ठीक है, नहीं, हमेशा आपने यहां पे कहना है ये इनकंसिस्टेंसी है, इससे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज होता है, हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। वो फर्दर प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, वो केस टू केस वेरी करते हैं। जाहिर है डेटर वाले केस में और प्रोसीजर होंगे, लॉयर वाले केस में और प्रोसीजर होंगे, अदर इंफॉर्मेशन वाले केस में और प्रोसीजर होंगे। जो हमारा एनालिसिस किया था हमने रेवेन्यू का, उसमें और वो तो जैसे जैसे हम ऑडिट पढ़ते जाएंगे ना, हम प्रोसीजर को सीखते जाएंगे, तब हम लिखने के काबिल होंगे, अभी लिखने के काबिल नहीं है। लेकिन इतना तो एग्री करते हैं ना कि इनकंसिस्टेंसी होगी तो हमारा रिस्क बढ़ेगा, हमने डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना बल्कि पहले प्रोसीजर परफॉर्म, और प्रोसीजर केस टू केस वेरी करेंगे, प्रोसीजर केस टू केस। क्या हमें इस काबिल होना चाहिए कि जो भी केस हमें वो बताए हम उसमें एक्सप्लेन कर सके इसमें ये प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? चलिए अभी, अच्छा ये अभी तक भी डिस्कशन एडवांस लेवल पे चल रही है, लेकिन फिर भी आप अगर समझ रहे हैं तो आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कहां तक आप सोचते हैं। जो डेटर है जिसने कहा मैंने 6 लाख देना है, कंपनी ने रिकॉर्ड किया था 10 लाख, इनकंसिस्टेंसी आई, इस केस में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें? मैंने बताया नहीं अभी, इनवॉइसेस चेक, शाबाश, सेल इनवॉइसेस, और इनवॉइसेस किससे मांगेंगे? मैनेजमेंट से कहेंगे निकालो जो फर्क है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, डेटा से फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं उनके साथ। हाँ अगर कोई, शाबाश, ये भी अच्छा हो सकता है डेटर ने कोई पैसे सेटलमेंट हो गई हो कैश की, ये अच्छा पॉइंट है, या हो सकता है कोई गुड इन ट्रांजिट, शाबाश, बेहतरीन, यही लिखा हुआ, यही लिखा हुआ कि ये चीजें चेक करें, ठीक है। तो केस टू केस प्रोसीजर वेरी करेंगे और मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इस अप्रोच से अपनी जान छुड़ानी है कि सर कोई ऐसे प्रोसीजर बता दे हर केस में छाप दे चल रहा है, ऐसे अगर ऑडिट को पढ़ेंगे ऑडिट नहीं पास होने वाला। ये ध्यान में रखें कि प्रोसीजर हमारे केस टू केस वेरी करेंगे और होंगे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, जैसे आपने खुद बताया, अभी मैंने सिखाया भी नहीं, आपने खुद बता दिया। तो अगर जब आप एक दफा पढ़ लेंगे तो फिर तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। आगे चलते हैं, गोइंग कंसर्न इश्यूज। गोइंग कंसर्न में मसला क्या होता है? देखिए हम इंडिविजुअल्स को जब कोई हर एक फेज में ऊंच नीच आती रहती है जिंदगी में, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना, हमारी कोशिश ये होती है कि किसी और को पता ना चले, ठीक है, रिस्पेक्ट होती है वैसे बंदे कोशिश। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर किसी कंपनी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो तो काउंटिंग रूल्स ये कहते हैं कि आपको वो फाइनेंशियल इश्यूज क्लियरली सारी दुनिया को बताने चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि भाई ये कश्ती अगर डूब रही है तो मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ना करूं। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, मैनेजमेंट ये कहती है सर यही तो वो टाइम है जब हमें लोगों के पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और अगर हमने इनको बता दिया कि गड़बड़ है तो वो तो बजाय पैसा देने के पैसे निकाल लेंगे, वो तो हमारा मसला फिर मजीद बढ़ जाएगा। तो जब कोई गोइंग कंसर्न इश्यूज होते हैं, गोइंग कंसर्न इश्यूज का मतलब ऐसे मसले मसाइल जिनकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है, काउंटिंग में पढ़ा हुआ ना गोइंग कंसर्न, जिनकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है, ऐसे मसले मसाइल हो तो काउंटिंग कहती है इनको डिस्क्लोज करो, एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करो। जबकि मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, इसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा, इसको एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं किया होगा इन इश्यूज को। तो अगर हमें पता चले मैनेजमेंट में गोइंग कंसर्न इश्यूज है तो हमारा रिस्क हो जाए, क्या रिस्क होगा कि मैनेजमेंट ने इनको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने इनको एडिक्वेटली एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर, डिस्क्लोजर में अकाउंटिंग में फर्क है ना, डिस्क्लोजर में और अकाउंटिंग में फर्क है ना, पता है कि नहीं पता? डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना, और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, डेबिट क्रेडिट एंट्री पास करना। शाबाश, ये अल्फाज ऑडिट में यूज होंगे, डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी है, हमेशा होता है। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या? रिलेटेड पार्टी आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना? नहीं आपने, असल में होना ये चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में कहा जाता है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ऑडिट, जहां पे जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है ना वहां पे ऑडिट स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर का तो पता होना ही चाहिए, अकाउंटिंग के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए।
स्टूडेंट लेवल पे रूल ये होना चाहिए कि जिस चीज की काउंटिंग आपको नहीं सिखाई गई ना, उसकी ऑडिटिंग भी नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा किसी किसी जगह पे ना इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। उसकी एक एग्जांपल रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी आप काउंटिंग में भी सीखते हैं, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं काउंटिंग का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रिलेटेड पार्टी कैफ लेवल पे आपके किसी सब्जेक्ट में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी ऑडिटिंग वो कहते हैं सिखाएं। अब ये कैसे हो सकता है? अब इसमें बेसिकली ऑडिट के टीचर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। अब उसे क्या करना है भला? इसकी काउंटिंग भी सिखानी है, ऑडिट भी सिखाना है। बहरहाल अभी फिलहाल सिर्फ इसका टॉपिक आएगा आगे, तब वहां पे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए, जिस तरह हम नेचुरल पर्सन हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं, बहन भाई वालदैन वगैरह, उसी तरह कंपनी के भी रिश्तेदार होते हैं, जिनको आप अकाउंटिंग में या लॉ में एसोसिएटेड कंपनी भी कहते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी भी कहते हैं, डायरेक्टर्स भी हाँ वो रिलेटेड, हाँ जी बिल्कुल। तो उनको हम ऑडिट में कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टी से मुराद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं, दोनों टर्म यूज कर रहा हूं। रिलेटेड पार्टी से मुराद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं जिनका हमारी कंपनी के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो कि ज्यादा मेलजोल। जैसे डायरेक्टर्स, इंडिविजुअल में सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्टर्स, और ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी एग्जांपल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे रिश्तेदार होना अच्छी बात है, हमारे रिलेटिव सब अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। वे अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं। नहीं एक दो एक्सेप्शन छोड़ के, वो हाँ बड़ा भाई जेन में आ जाता है, फिर बंदा कहता है नहीं अच्छी बात नहीं है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, नहीं अच्छी बात। अच्छा उसी तरह क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं, उसी तरह कंपनी के लिए अगर डायरेक्टर्स के, मैनेजमेंट के, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो कंपनी की भी रिलेटेड पार्टीज होना अच्छी बात है, उसके अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। और ऑडिटर बन के सोचे, हम कहते हैं यही चीज बुरी बात है। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में फ्रॉड करने के काम आएगा। इसके साथ ट्रांजैक्शन ऐसी की जाती हैं जो फ्रॉड को छुपाने के लिए, पार्टी फिर फ्रॉड को छुपाने के लिए हेल्प करती है रिलेटेड पार्टी। इसीलिए अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? बड़ी ट्रांजैक्शन, अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और रिलेटेड पार्टी के साथ, तो ये रिस्क को इंडिकेट कर रही होती है कि कोई गड़बड़ चल रही है, कोल्यूजन हो सकती है। शाबाश बिल्कुल, इसके साथ लिख लें, कोल्यूजन हो सकती है। अच्छा वर्ड बोला इन्होंने, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके कोल्यूजन हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स, ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिन एरियाज में एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको वेरीफाई करना मुश्किल है, उनमें रिस्क ज्यादा होता है। आप प्रोसीजर भी, आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं एस्टीमेट्स वाले? वारंटी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पेंशन लायबिलिटीज, लीगल केसेस। शाबाश, लीगल केसेस अच्छी एग्जांपल दी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, हाँ जी बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये भी हम चैप्टर 1 में मेरे पढ़ चुके थे। ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? वीकनेसेस। इसके लिए एक और टर्म जो होते हैं डेविएशन। डेफिशिएंसी, वीकनेसेस या डेविएशन इंटरनल कंट्रोल से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है ना, और हमारे प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है चीजें कि इस सिचुएशन में कैसे जस्टिफिकेशन मिल रही है? कैसे कल क्लास को अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लूं, बताओ इस सिचुएशन में क्यों रिस्क राइज होता है, इसमें क्यों होता है, इसमें क्यों, तो बता सकते हैं? ये मैं आपसे किसी टेस्ट में एग्जामिन करूंगा ये चीज, क्योंकि आगे चल के मैंने सिखानी है इसको मेन कंसेप्ट, तो उसके लिए बेसिक्स में आपकी टेस्ट करूंगा। जी, गोइंग कंसर्न की एग्जांपल, जैसे फर्ज कीजिए कंपनी की कोई प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट थी, वो फ्लॉप हो गई, या कंपनी के पास अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए कैश नहीं है, या कंपनी के अंदर कोई बड़ा मैनेजमेंट में एक अच्छा पर्सन जो कंपनी को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा था, उसने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, ये इशू, या रेगुलेटर ने कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई ऐसा हादसा हो गया, कंपनी की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से किसी बंदे की जान चली गई, हाँ बैन लग जाए, बिल्कुल। ये सारे इश्यूज हैं जो कंपनी की गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंटिंग ये कहती है जब इस तरह के इश्यूज होना तो डिस्क्लोज करें, लेकिन मैनेजमेंट क्या करेगी? नहीं करेगी। मैनेजमेंट यही चाहेगी ना लोगों को, क्योंकि इन्वेस्टर भाग जाते हैं, फिर गोइंग कंसर्न इश्यूज को डिस्क्लोज करें नोट्स में, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, और मैनेजमेंट ये नहीं चाहती। बिल्कुल जी। और कोई क्वेश्चन? 7 पॉइंट को समझ, इनकंसिस्टेंसी, जब कभी दो सोर्सेज में इनकंसिस्टेंसी हो, हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं।
लिख ले इनकंसिस्टेंसी, एरो बना के फर्दर प्रोसीजर, इनकंसिस्टेंसी फर्दर प्रोसीजर, इनकंसिस्टेंसी फर्दर प्रोसीजर। जहां इनकंसिस्टेंसी पे आपने कंक्लूजन बता दिया कि ये ठीक है और ये गलत, आगे केस स्टडी फारग है। इनकंसिस्टेंसी में बहुत सी एग्जांपल आ सकते हैं। सिंपल रूल ध्यान में रखें, एक सोर्स से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली और दूसरे सोर्स में उसमें फर्क, तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कंपनी के अंदर ही सेल्स स्टाफ वाला बंदा कहे कि सर ये प्रोडक्ट जो है ना ये हमारी ऑब्सोलीट हो गई, ये नहीं बिक रही, और सीएफओ कहे नहीं सर मार्केट में हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट की। तो जूनियर एम्प्लॉय और सीनियर में इनकंसिस्टेंसी आ गई। बज़ाहिर ये लगता है कि सीनियर की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऑडिट प्रोफेशन कहता है नहीं, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जूनियर लोगों को मार्केट का बेहतर अंदाजा होता है, हमेशा इन्वेस्टिगेट करें, फिर उसके बाद आपने डिसीजन के ऊपर पहुंचना। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंसी की बहुत सी एग्जांपल हो सकती है। उन्होंने कहा क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया था डिक्रीज ऑफ सेल में कि डिक्रीज ऑफ सेल में इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होती है, समझ में आ गया। आपने कहा रिलेटेड जो फिक्स एसेट होंगे जिनसे इन्वेंट्री बन रही है, क्योंकि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो गई, तो रिलेटेड फिक्स एसेट की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई, वो भी इम्पेयर्ड होंगे, वो समझ आ गया। फिर आपने कहा कि रिलेटेड इनटेंजिबल एसेट भी इम्पेयर्ड होंगे। ये रिलेटेड इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हो सकते हैं? देखिए दो ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आपने ये प्रोडक्ट इंटरनली डेवलप की थी ना जो ऑब्सोलीट हुई है, तो आपने इसकी डेवलपमेंट के ऊपर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की होगी। कौन सा स्टैंडर्ड IAS 38 है? हाँ, वो कैपिटलाइज की होगी, तो अब वो आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इससे आपको फायदा तो नहीं होगा फ्यूचर में। एसेट का बेसिकली डेफिनेशन में कहता है कि जिससे आपको इनफ्लो आना हो, तो नहीं होगा। और अगर आपने इंटरनली डेवलप नहीं की थी, कहीं से कोई लाइसेंस वगैरह लिया था, लाइसेंस लिया था आपने, फ्रेंचाइज वगैरह पेमेंट की आपने, लाइसेंस फी पे की है, तो अब चूंकि वो लाइसेंस फी आपने जितनी भी पे की वो भी जीरो हो गई। क्या आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो 10 रुपए में बनती है और 8 रुपए में बिकती हो? तो उसको बनाने के लिए जो आपने वन टाइम कॉस्ट पे की होगी, ठीक है, ओरिजिनल रॉयल्टी वगैरह कुछ भी कर ले, तो अब वो भी आपका एक्सपेंस आउट। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हो सकती हैं इस केस में रिलेटेड इंटेंजिबल्स की। अगर खुद बनाई हुई है तो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, और अगर बाय किया है तो लाइसेंस फी वगैरह होगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब भी करते हैं आपको पता है पाक रुपीज में नहीं होती, डॉलर में होती है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें जब कन्वर्ट, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में तो नहीं बनानी, वो तो लोकल करेंसी में बनानी है। तो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन को लोकल करेंसी पे कन्वर्ट करते हुए रॉन्ग एक्सचेंज रेट यूज हो सकता है, और खास तौर पे ये कब होता है? ईयर एंड पे, जब हमने फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और फॉरेन करेंसी पेएबल को रीस्टेट करना होता है बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो रेट है उसके ऊपर। चल जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में देखिए छोटे मोटे और भी इशू हो सकता है, कोई टैक्स का भी हो सकता है, समटाइम ऐसा भी आ सकता है कि ईयर एंड पे इन ट्रांजिट हो और वो हमने बैलेंस शीट में इंक्लूड ना किया हो, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। जो बड़ा सिग्निफिकेंट इशू होता है वो यही होता है कि फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेएबल जो भी आपका बैलेंस शीट डेट पे है उसे आपने ट्रांसलेट करना है क्लोजिंग रेट के ऊपर। सर आपने नंबर 1 में कहा था कि कंपनी शेयर सेल करने के लिए प्रॉफिट ओवर सेल करेगी। अब इस एंगल सोच सकते हैं कि कंपनी को हैवी किस्म के लॉसेस हैं, उनको कवर करने के लिए कंपनी पैसे इकट्ठे कर रही है लेकिन वो लॉस डिस्क्लोज नहीं कर रही। नहीं, इसमें सिंपल जो पहले वाला है इसमें यही रिस्क राइज होगा कि चूंकि कंपनी ने बिजनेस या शेयर्स को बेचना है तो वो उनकी हाई प्राइस लेने के लिए, हमने अगर अपनी गाड़ी बेचनी है क्या करेंगे, जैसी है वैसी जाके मार्केट में रख दें कि उसको चमकाएंगे, कोई लिशकाएंगे चमकाएंगे तो फिर ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। तो बस ये बिजनेस को फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चमकाते लिशकाते हैं ये जब उन्होंने बेचनी है शेयर्स, और यही हम नहीं चाहते, क्योंकि हम ये चाहते हैं बेस्ट व्यू नहीं बल्कि ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे बहुत से सिचुएशंस ऐसी हैं जो इन्वेंट्री को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए, ये दिखाइएगा लिस्ट मैंने लिखी थी इसमें, जैसे फर्ज कीजिए वो कहता है डिक्रीज इन सेल, वो तो हमने कवर कर लिया। अच्छा, एक रूल है रिस्क असेसमेंट का, है थोड़ा एडवांस, तो मैं डर रहा हूं अभी इस लेवल पे बता दूं कि ना। चले, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात। ना समझ आ गई कोई बात, इग्नोर कर दीजिएगा, जब रेलिवेंट टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। रूल है वन इंफॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क। मैनी रिस्क, नॉर्मल रूल क्या होता है
एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ना, उससे एक एरिया में रिस्क आएगा नॉर्मली। जैसे मैंने आपको कहा कि डेटर में हमने कुछ और भेजा, उसने कुछ और जवाब दिया, इसका मतलब है जो भी गड़बड़ होगी डेटर में होगी, वो क्रेडिटर्स में थोड़ी हो सकती है, नॉर्मल रूल है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वन इंफॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क। कोई स्टूडेंट बता सकता है अभी तक की बेस पे एक एग्जांपल कि जिसमें एक इंफॉर्मेशन और एक से ज्यादा, जी हाँ, फेक इनवाइसेस नहीं, ये जो है ना, ये एक ही गलती समझी जाती है, जो डेटर्स में भी ऐसा डाले, सेल्स में भी डाले, क्योंकि आपको पता है कॉन्सिक्वेंशियल मिस स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रॉफिट भी कोई एरिया नहीं है, यहां से मेरी मुराद डिफरेंट एरिया। ये डिक्रीज इन, शाबाश, डिक्रीज इन सेल वाले कौन से भाई? हाँ जी, एग्जाम में एक इंफॉर्मेशन उसने हमें दी डिक्रीज इन सेल, इससे हमने एक से ज्यादा एरियाज में रिस्क आइडेंटिफाई किए, हमने इसे इन्वेंट्री में भी रिस्क आइडेंटिफाई किया, हमने इसे फिक्सेस में भी रिस्क, ये लिखी हुई लाइन है। वन इंफॉर्मेशन यानी डिक्रीज इन सेल इसकी क्लासिक एग्जांपल है। वन इंफॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क, इन्वेंट्री में भी रिस्क है और इंटेंजिबल में भी, फिक्स एसेट में भी रिस्क है। अगली बात, में लीड टू मैनी रिस्क कह ले या मैनी एरियाज कह ले, ठीक है, वन इंफॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क, ठीक है, या में इफेक्ट मैनी एरियाज। दूसरी चीज, वन एरिया may be affected by many information, शाबाश, many information। ये क्या कह रहा है भला, ये क्या कह रहा है कि बहुत हो सकता है एक एरिया को बहुत सी इंफॉर्मेशन इफेक्ट कर रही हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन इफेक्ट कर रही हो। प्रॉफिट कोई एरिया नहीं होता, प्रॉफिट कोई एरिया नहीं होता। एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल सुनिए, वही मैं बताने लगा था, मेरे ज़हन में यही बात। अगर क्वेश्चन में कहता है सेल डिक्रीज हो गई है, रिस्क आ गया कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट, और अगर क्वेश्चन में कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री का लेवल बहुत बढ़ गया है, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या कि इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही। सेल क्यों नहीं हो रही? ऑब्सोलीट हो गई। इससे भी रिस्क राइज हो रहा है, किसमें? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। एक और इंफॉर्मेशन सुने, वो कहता है कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, न्यू प्रोडक्ट के लेटेस्ट फीचर्स है। हमारी कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल लॉन्च किया हुआ था, कंपेटिटर कंपनी ने कलर मोबाइल लॉन्च कर दिया। हमारी कंपनी ने 4G मोबाइल लॉन्च किया था, कंपेटिटर ने 5G लॉन्च कर दिया। अब बताइए हमारी प्रोडक्ट इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल। अब देखें, डिक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल, इससे भी वही, डिक्रीज इन सेल से भी वही इन्वेंट्री इफेक्ट हो रही है। कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, इससे भी वही, ठीक है, NRV, बिल्कुल। तो ये है कि वन एरिया में बी इफेक्टेड बाय मैनी इंफॉर्मेशन। समझ, सम टाइम एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट आता है, और सम टाइम एक एरिया मल्टीपल इंफॉर्मेशन से इफेक्ट हो रहा होता है। ये एक मुश्किल पॉइंट था, कुछ समझ आया आपको? चलिए आगे मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अब इसी में अब मैं और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें इन्वेंट्री में ही इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेंट्री में रिस्क आ रहा होगा। कौन कौन सी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की? डिक्रीज इन सेल, लॉन्ग स्टैंडिंग, वो कहता है इन्वेंट्री काफी अरसे से सेल नहीं हो रही, ऑब्सोलीट हो गए। फिर टर्नओवर रेशो, ये रेशो वगैरह बाद में देखें। डिफेक्टिव गुड्स इन इन्वेंट्री, पता चले कि हाँ जी, NRV पे आएगी, ठीक है। एक बल्कि रियल एग्जांपल, किसी कंपनी ने मोबाइल, फर्ज कीजिए सैमसंग ने अपना मोबाइल मॉडल लॉन्च किया, पता चला कि उसको चार्जिंग करे, चार्जिंग ज्यादा हो जाए तो वो धमाके से फट जाता है। नोट 5 था वो, चले जो भी, हाँ जी। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये प्रोडक्ट सेल होगी? नहीं होगी, बल्कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सारी प्रोडक्ट वापस मंगवाना पड़ेगी, इसको डिसमेंटलिंग करके जो भी इसकी रिपेयरिंग वगैरह जरूरी है करके दोबारा मार्केट में भेजना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट हो सकता है सेल प्राइस से बढ़ जाए, ऐसे तो नहीं बिकेगी। तो ये भी, अगर कोई आपकी इन्वेंट्री में डैमेज आइडेंटिफाई हो जाता है, डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, इससे भी हमारा रिस्क किस एरिया पे आएगा? इन्वेंट्री पे, उसको NRV पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। शाबाश। रॉ मटेरियल बढ़ गया, रॉ मटेरियल की प्राइस, सॉरी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे क्या होगा? हाँ जी, प्रॉफिट कम होगा, बिल्कुल। एक अब देखिए, असल में ना बेसिक लेवल की रिस्क चीजें आपने समझ ली हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इतना ही काफी था। यहां पे लेक्चर को रोक के आगे भी चला जा सकता है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ मजीद थोड़ी एडवांस लेवल की एग्जांपल भी ऐड कर।
अच्छा कुछ कुछ समझ आ रही है ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो। एक टर्म होती है शायद काउंटिंग में आपने कहीं पे सुनी हो, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख ले लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग क्या कहती है, प्रूडेंस कंसेप्ट, वो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको प्रॉफिट होता हो ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिलीवरी अभी नहीं हुई, डिलीवरी अभी, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, रिकॉर्ड करो कि ना करो, ना करो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और उस पर लॉस हो रहा है प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। अब सीफैप लेवल की केस स्टडी में से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। उसने कहा कि कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो फिक्स रेट के ऊपर अगले 4 साल में एक चीज सप्लाई करेगी उनको, फिक्स रेट के ऊपर अगले 4 साल एक चीज सप्लाई करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, इस साल क्या हुआ, सडनली रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट है अब इस पे हमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान होगा। उसने सिर्फ इतना लिखा, सडनली सेल प्राइस बढ़ गई और वो जो मटेरियल खरीद रहे थे उसकी प्राइस बढ़ गई और वो अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल प्राइस से भी एक्सीड हो गई है। बताइए कोई रिस्क है? अच्छा किस एरिया में रिस्क है, किस एरिया में रिस्क है, अब टेक्निकली पूछ रहा हूं, किस एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है? एक्सपेंस में और इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री, और बेसिकली चूंकि एक्सपेंस इन्वेंट्री की वजह से जा रहा है तो हम ये रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए इन्वेंट्री को कहते हैं, इन्वेंट्री को लिस्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क है। क्लियर हुई है बात? कैफ की एक केस स्टडी में उसने कहा कि कंपनी की एक प्रोडक्ट है पिछले, अब सुनिएगा जरा, कंपनी की एक प्रोडक्ट है, 3rd क्वार्टर में वो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी सेल प्राइस 20% रिड्यूस कर दी और फिर 4th क्वार्टर में सेल फिर बढ़ गई, सेल फिर बढ़ गई। मुझे बताइए रिस्क है कोई? पहले बताइए रिस्क कौन आइडेंटिफाई करेगा इसमें? रिस्क कौन आइडेंटिफाई करेगा? शाबाश। फेक इनवॉइस? नहीं 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 भाई, अब हर जगह फेक इनवॉइस ना लेके आए। डिमांड बढ़ गई, हाँ प्राइसेस, शाबाश, प्राइसेस कम होने की वजह, प्राइसेस कम, डिस्काउंट ऑफर किया, इसका मतलब क्या प्राइस कम की? प्राइस कम की तो क्या उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम नहीं होगी? होगी। रिस्क है, कंफर्म नहीं है। क्या हमें कैलकुलेट करके देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। तो इसमें रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। स्टूडेंट कहने का नहीं सर सेल्स भी तो बढ़ी है, तो भाईजान प्रोडक्ट को फ्री कर दें, देखें सेल्स कहां जाती है आपकी, हैं 10 रुपए की 1000 की बजाय 10 रुपए की बेचना शुरू कर दें और देखें लोग लाइनें लगा के खरीदते। तो सेल क्वांटिटी बढ़ना वो नहीं, प्राइस देखें, प्राइस जब गुड की आप डिक्रीज कर देते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो इसका मतलब है उसकी एनआरवी कम होगी कि नहीं? एनआरवी का फार्मूला नहीं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो जब कम हो गई इन्वेंट्री तो एनआरवी पे आएगी। तो समझ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये इन्वेंट्री को इफेक्ट कर रही है। आगे चले, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रही, प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रही। अब फिर वो एग्जांपल आगे क्योंकि अब ना असल में हर अटेम्प्ट के साथ वो आपका पेपर ना एक स्टेप आगे लेके थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, तो इसीलिए सीफैप की कुछ एग्जांपल भी क्लास में शेयर करने में हर्ज कोई नहीं है जो आपके कंसेप्ट को रिफाइन करे। उसे कहा आपका क्लाइंट एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, अखबार में खबर आ गई कि जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर जाती है उसकी ब्रेकें फेल हो जाती है, और इसकी वजह से अब देखें, अब पूरी सिचुएशन अब आपने सब, उसकी वजह से 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए, 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए, और लोगों ने कंपनी के खिलाफ जो जख्मी हुए थे लीगल एक्शन लिया, और कंपनी ने कहा अच्छा ठीक है मार्केट से ऐसी इस मॉडल की सारी गाड़ियां वापस मंगवाओ और ब्रेक सिस्टम को हम रिपेयर करके दोबारा लॉन्च करेंगे, और ब्रेक सिस्टम जिस सप्लायर ने हमें दिया था ना सारी कॉस्ट उससे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। एक मिनट हारिए, रिस्क कौन बताएगा इस पूरी सिचुएशन में? कौन रिस्क बताए? अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, पहले मुझे ये बताइए क्या इस इन्फॉर्मेशन से एक ही एरिया में रिस्क आइडेंटिफाई हो? चलें, ये तो वो बात आ गई ना, वन इन्फॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क। जी मेरे भाई कौन बताएगा? अच्छा एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, पहले किसने, इनसे भी पहले किसने हाथ उठाया था? आपने और आपने। बताते जाए रिस्क। पहला वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जस्टिफाई करवाए कि अब जाहिर है इन्वेंट्री आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़े, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट उसकी सेल प्राइस से भी बढ़ जाए। शाबाश, पहला रिस्क करेक्ट। आगे भाई अभी ठहर जाए, इकट्ठे दीजिएगा जी। प्रोविजन लीगल केस, क्या उसमें क्या रिस्क है?
कि कंपनी को हो सकता है इस लीगल केस पे कॉस्ट पे करनी पड़े जिसकी प्रोविजन कंपनी ने रिकॉर्ड ना की हो। और अगर फर्ज कीजिए कंपनी का ख्याल ये है कि हम केस जीत जाएंगे, अब क्या रिस्क है? स्टिल रिस्क है कि कंपनी ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। शाबाश, ये भी। और हाँ, जो हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड, अब आपको पता है कंटिंजेंट रिसीवेबल और कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट में फर्क है। कंटिंजेंट लायबिलिटी जब आपका आउटफ्लो प्रोबेबल हो जाए तब रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन कंटिंजेंट रिसीवेबल प्रोबेबल पे रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, तीनों रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, गुड। तो ये एक एग्जांपल से रिस्क आइडेंटिफाई, भाई क्लियर हो गया। ये आगे चलते हैं। अच्छा, मैं और देख लूं कहीं और रिस्क तो नहीं रह गया, किधर गया था पेज? ये न्यू हाँ, स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी इज कैंसल्ड। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई कस्टमर इतना खास होता है कि वो खुसूसी ऑर्डर देता है और हम उसके ऑर्डर पे इन्वेंटरी बना रहे होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा बताइए, अगर उसने ऑर्डर दिया और हमने उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक गाड़ी बनाई या कोई भी प्रोडक्ट बनाई, क्या वो प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर्स के लिए यूजफुल है? अच्छा, अब सुनिए कहानी क्या हुई। उसने कहा, बल्कि आईकैप की कैफ लेवल की केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा आपका एक कस्टमर था, उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी बनाते थे। अच्छा, गौर से सुनिएगा, कस्टमर के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी बनाते थे, स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी बनाते थे। और उस स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी बनाने के लिए आपने 150 मिलियन की मशीनरी इंपोर्ट की हुई है जो चल रही है। आपको पता चला कि वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है। ये रेंट के बाद कस्टमर कब हुआ? ये रेंट के बाद कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करने, अच्छा पहले मेरी असेसमेंट सुन लें, फिर उसके बाद जो बताना चाहिए वो हाथ उठाए, लेकिन पहले असेसमेंट। मेरी इसमें असेसमेंट ये है, चूंकि कस्टमर ये रेंट के बाद बैंकरप्ट हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट, कोई रिस्क नहीं। ये मेरी असेसमेंट है जी, वन बाय वन। एक मिनट है, ये पहले ये भाई, फिर इसके बाद जी। अच्छा चलें, ठीक है, एक एक रिस्क करके चलें भाई, ठीक है। हाँ, ये भी रिस्क है, ठीक है जी। फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, यानी आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये रेंट के बाद डेटर का बैंकरप्ट होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एग्री करते हैं? नहीं मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ इतनी, ये रेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया, ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? है, बिल्कुल है। शाबाश, बैड डेट की एंट्री पास करेंगे। ये आपने काउंटिंग में पढ़ा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है, नहीं मसला नहीं है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, नहीं कुछ उन्होंने काउंटिंग नहीं पढ़ी होगी ना, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो अकर ये रेंट के बाद होते हैं, लेकिन हम उसे ये रेंट पे रिकॉर्ड करते हैं। हम मैचिंग, यानी हम ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और एक इवेंट जनवरी 2022 में हुआ होगा, लेकिन उसे 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? एडजस्टिंग इवेंट है। शाबाश, एडजस्टिंग। तो कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, एग्जाम में टेस्ट करेगा, जो अकर कब होंगे? ये रेंट के, लेकिन हमने उन्हें बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड करना होगा। उन्हें क्या कहते हैं? एडजस्टिंग इवेंट। इसकी डिटेल आप काउंटिंग में पढ़ेंगे, यहां पढ़ चुके हैं। ऑडिट में सिर्फ एग्जांपल चलती है, एग्जांपल बता रहा हूं, 4 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल किसकी? एग्जांपल एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? जो ये रेंट के बाद होंगे, लेकिन ये रेंट में उनकी प्रीमियम रिकॉर्ड करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। पहला एडजस्टिंग इवेंट बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डेटर का बैंकरप्ट हो जाना। दूसरा, ये रेंट के बाद इन्वेंट्री का कॉस्ट से कम पे सेल होना, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। पहला बैंकरप्सी ऑफ डेटर, दूसरा एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, तीसरा डिसीजन ऑफ लीगल केस, डिसीजन ऑफ लीगल केस। 3 गोइंग कंसर्न भी, बिल्कुल, अगर वो गोइंग कंसर्न हो जाए, गोइंग कंसर्न भी लिख लें, ठीक है, ये रेंट के बाद। लेकिन गोइंग कंसर्न वो इतना ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहा, अभी तक उसने टेस्ट नहीं की। जो टेस्ट कर रहा है ना ज्यादा, मैं अभी फिलहाल वो आपको समझा रहा हूं। कितने हो गए? 3। और चौथा, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री नहीं, वो एनआरवी। हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि ये किसी क्वेश्चन में कहता है ये रेंट के बाद इन्वेंट्री आपकी 10,000 की कॉस्ट थी 8,000 पे सेल की, एक ये इन्फॉर्मेशन देता है, और कभी ये इन्फॉर्मेशन देता है ये रेंट के बाद इन्वेंट्री रिटर्न हो गई। दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों है, दोनों का इफेक्ट एक ही, क्या? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। ये तो हो गया एडजस्टिंग। अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट दुनिया में होते हैं तो कोई नॉन एडजस्टिंग भी होते होंगे। नॉन एडजस्टिंग कौन सा होता है?
जो ईयर एंड के बाद अगर हो लेकिन हमने ईयर एंड पे उसको एडजस्ट नहीं कर, तो फिर क्या करना है? डिस्क्लोज कर देना एहतियातन, ताकि यूजर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए, है? हाँ, इफ तो उसकी एग्जांपल क्या है? फायर, आग लग जाए, ईयर एंड के बाद आग लग जाए और एसेट्स जल जाएं तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्लियर हो गया ये जी? बस यही एग्जांपल ध्यान में रखें, यही एग्जांपल मैंने आपको 4 एग्जांपल बताई एडजस्टिंग की, एक एग्जांपल बताई नॉन एडजस्टिंग की। ईयर एंड के बाद किसी भी एसेट को आग लग जाए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ईयर एंड के बाद आग लगी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तब इन्वेंट्री एडजस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं ये सारी डिस्कशन के कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता हूं। कोई स्टूडेंट जो मुझे बता दे 4 एग्जांपल्स एडजस्टिंग की और एक नॉन एडजस्टिंग की, रुके बगैर। अभी बताइए जी, शाबाश बताइए जी। बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, शाबाश। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, शाबाश। डिसीजन ऑफ लीगल केस, शाबाश। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, शाबाश। और नॉन एडजस्टिंग फायर, शाबाश। अच्छा, एक मिनट हरे, फायर किसको? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कि एसेट्स को? एक मिनट हरे बोलने दे। एसेट्स को, शाबाश। मैंने एसेट्स ही बोला ना, एसेट्स को आग लगेगी, वो नॉन एडजस्टिंग रिकॉर्ड की बात नहीं की। अगर वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कह देते ना गलती से भी 50 रुपए ना मिलते उनको, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं, एसेट्स को आग लगे वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। भाई एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के एग्जांपल समझ आ गए? आइंदा कभी भी केस में आए तो समझ लेंगे। वापस आए, वो क्या डिस्कस कर रहे थे हम केस? हाँ, वो क्या था? वो क्या था? हाँ, स्पेशल इन्वेंट्री वाली। तो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हम कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। रिस्क बताने मेरे भाई, आप बताइए रिस्क, शाबाश। इसी पे ये स्पेशल कस्टमर था हमारा, हमें अब बैंकरप्ट हो गया, जो एसेट खरीदा था वो इंपेयरमेंट लॉस हो गया, शाबाश शाबाश। एक ये भाई को मचाए। और भाई उसके लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, वो भी तो एनआरवी पे आएगी, क्योंकि आप जाहिर है किसी और को थोड़ी बेच सकते हैं, उसको तो वैसे ही मार्केट लोहे के भाव बेचना पड़ेगा, शाबाश। और जो खर्चे कैपिटलाइज किए थे उनको एक्सपेंस, मशीनरी का बता दिया। नहीं, वो लीज क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। लीज है कि परचेज, ये इन्फॉर्मेशन नहीं जी, शाबाश। बैड, भाई वो जो एसेट बैड हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है, डेटर है, उसकी पर नहीं रिकॉर्ड करनी। अच्छा, सबसे पहले जो बताना था, सबसे पहले बता दिया हुआ। अच्छा, चले कोई बात। अच्छा, ये भाई ने बताया, चले कोई। अच्छा, अब आपको समझ आ रहा है कैसे वन इन्फॉर्मेशन में लीड टू मैनी रिस्क, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। उसी तरह वन एरिया में भी फैक्टर, अब देखें एरिया था हमारा डेटर्स वाला, हमने कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से इफेक्ट करवा दिया इसको। आप एग्री करते हैं इन सबका डेटर इफेक्ट होता है? ठीक है, मैं 2 नंबरी तो नहीं कर रहा ना, बिल्कुल सही समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या था, किधर था? हाँ, रिटर्न, ठीक है वो भी। अच्छा, इसके बाद आगे ये हो गया। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस। और अच्छा, इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन, बताइए क्या रिस्क है? गिर गया। इन्वेंट्री, आपके पास 2 क्लाइंट है। क्लाइंट ए ने अपना सारा माल अपने एक ही गोदाम में रखा हुआ है, दूसरा क्लाइंट पूरे पाकिस्तान में सेल करता है, तो उसने आसानी के लिए 10 शहरों में अपने डिपो बनाए हुए, वहां पे इन्वेंट्री स्टोर करता है। किसकी इन्वेंट्री को वेरीफाई करना ज्यादा मुश्किल है? दूसरे वाले, ठीक है, दूसरे वाले के, क्योंकि 10 जगह पे इन्वेंट्री उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और हिस्ट्री में बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं। चलें अब देखें अपना कंसेप्ट तो है, थोड़ी देर हो जाए मसला तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो मैंने बाद में समझाने हैं। कोई चलें, ठीक। अच्छा बताइए, हिस्ट्री में सम टाइम ऐसा भी होता है कि हुआ है क्लाइंट की इन्वेंट्री 10 जगहों पे थी, हमारी टीम ने फोन किया क्लाइंट को, सर वेरिफिकेशन करने जाना है। क्लाइंट ने कहा सर बता दीजिए किस डिपो, 10 डिपो है, किस डिपो में जाना है, क्योंकि वो दूसरे शहरों में है ना, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। हम अपनी गाड़ी आपको देंगे, वो आपको डिपो तक पहुंचा देगी, आप जाके वेरिफिकेशन कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, कल डिपो नंबर 2 में जाना है। डिपो नंबर 2 में गए, उसने कहा ठीक है, इन्वेंट्री काउंट कर लिया। फिर कहने का सर कल किधर जाएंगे? हमने कहा अभी तो होटल जा रहे हैं स्टे करने के लिए, कल हम डिपो नंबर 5 में जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर, गाड़ी पहुंच जाएगी। अगले दिन डिपो नंबर 5, फिर अगले दिन डिपो नंबर 7, सब में इन्वेंट्री प्रॉपर थी। बताइए, इसमें बाद में पता चला कि फेक इन्वेंट्री थी। बताइए कि क्या गलती? हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा, 1 मिनट हरे। एक जगह से इन्वेंट्री वो दूसरे, अच्छा रात को हम होटल में जब सो रहे होते थे ना,
वो इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा था, एक जगह से इन्वेंट्री, शाबाश। अच्छा, अब 100 रुपीज उसको जो ये बताएगा कि इस फ्रॉड को कैसे काउंटर किया जा सकता था। एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट है, नहीं ऐसे नहीं, शाबाश। एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उन्हें बताया ही ना जाए कि अगले दिन किस डिपो पे हमने जाके वेरिफिकेशन, इसमें थोड़ी सी ख्वारी होगी हमारी, लेकिन एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट मिल जाएगा। और कोई और नहीं, रात को सो जाए, बताइए और कोई इलाज? शाबाश। एट ए टाइम स्टॉक काउंट्स कर लें, बजाय एक ही बंदे को भेजे 3 बंदे भेजें और एक ही दिन में तीनों जगह पे वेरिफिकेशन कर लें। शाबाश, ये एक आपका, ये पीछे। हाँ, और एक और भी तरीका है, शाबाश, क्या कि जिसको आप वेरीफाई करें ना, उसको निशान लगा दें कोई ऐसा जो अगले 3-4 दिन तक मिट ना पाए, ताकि आपको पता चल जाए ये तो वही स्टॉक है जो पहले हम वेरीफाई करके रहे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हो गया वेरीफाई। आगे चलें। इन्वेंट्री हेल्ड विद थर्ड पार्टी, इन्वेंट्री हेल्ड विद थर्ड पार्टी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास होती है, जैसे आपने काउंटिंग में एक पढ़ा हुआ है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा, मुझे बताइए, रिस्क आपने बताना है। अब ये सीफैब लेवल की केस स्टडी है। उसने कहा क्लाइंट ने डेटर रिकॉर्ड किया, आपने से कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। कंफर्मेशन लेटर समझते हैं ना, डेटर से पूछते हैं। डेटर ने जवाब दिया कि भाईजान ये जितनी अमाउंट आपने लिखी है ना, ये इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी सेल नहीं हुई। ये जवाब दिया। बताइए क्या रिस्क है? एक मिनट है, सेल ओवरस्टेट कैसे जस्टिफाई करवाएं? इस इंफॉर्मेशन से कैसे पता चल रहा है सेल ओवरस्टेट हुई है? सेल तो रिकॉर्ड कर लिया उसने। हाँ, शाबाश। इस जो जवाब मिला है ना, इससे हमें लग रहा है कि जो सेल की गई है ना, वो अप्रूवल बेसिस पे की गई है, वरना वो ये ना कहता कि अभी तो सेल ही नहीं हुई, क्योंकि जो हमने सेल कर दी किसी बंदे को, वो इन्वेंट्री उसकी हो गई, वो आगे सेल हो ना हो हमें से क्या गर्ज है। तो वो, हाँ, इसका मतलब यह है कि ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस है, क्लाइंट को रिकॉर्ड नहीं कर। अब आप एडजस्टमेंट क्या रिकमेंड करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब समझ आ रहा है? किसी वजह से स्टॉक काउंट ये, जैसे कोरोना की वजह से 30 जून को स्टॉक काउंट करना था, लॉकडाउन आ गया, स्टॉक काउंट हुआ फर्ज कीजिए 20 जुलाई को। 20 जुलाई को, अब 20 जुलाई को जो स्टॉक काउंट हुआ होगा उसमें फिगर तो 20 जुलाई की आ रही होगी, जबकि हमने काउंट्स में फिगर लेके जानी है 30 जून वाली। ठीक है, तो इसमें रिस्क क्या है कि आपकी फिगर जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है ना हो। अब बताना क्या है आपने? एज ऑडिटर आपने 20 जुलाई वाला स्टॉक काउंट कर लिया। अब बताइए कि क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे 30 जून के स्टॉक पे पहुंचने के लिए? एक मिनट पहले भाई को, शाबाश, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, जो परचेजेस हुई हैं उनको लेस कर देंगे, सेल्स को ऐड कर देंगे। करेक्ट। और क्या करेंगे? बीआरएस, इनकी तलाशी लें, जितने भी पैसे हैं निकालें। बीआरएस का इन्वेंट्री से क्या ताल्लुक है? इररेलेवेंट प्रोसीजर। जी, उन्होंने कहा जी, शाबाश भाई। देखे, ये आपने काउंटिंग ट्रीटमेंट बताया कि सर सेल्स को ऐड कर ले, परचेजेस को लेस कर दे, ये भी प्रोसीजर ठीक है, लेकिन ये जो क्लाइंट ने आपको सेल्स बताई है, ये सही है कि नहीं? क्या एज ऑडिटर हमें चेक करना चाहिए कि नहीं? तो अगला प्रोसीजर होगा, इन फिगर्स को हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना है। तो मुझे जरा बताइए कि हाँ, किससे मैच करना है? अच्छा, पहुंच गए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आ गया। कैसे जी? शाबाश, सेल और परचेज इनवॉइसेस से। अच्छा, सेल्स को किससे वेरीफाई करेंगे? सेल इनवॉइसेस से। परचेज को किससे वेरीफाई करेंगे? परचेज। एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि इंटरम पीरियड की ट्रांजैक्शन को रिलेटेड इनवॉइसेस से वेरीफाई करेंगे। एग्जामिनर ऐसे प्रोसीजर को पसंद नहीं करता। वो कहता है मुझे स्पेसिफिक नाम दे के बताओ कि जो दरमियान का इंटरम पीरियड है ना 20 दिन, इसकी जो सेल्स हैं इनको हमने सेल इनवॉइसेस और गुड डिस्पैच नोट से मैच करना है, और जो इस पीरियड की परचेजेस हैं उन्हें जीआर परचेज इनवॉइसेस और जीआरएन से मैच करना है। ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके प्रोसीजर्स में जिक्र होना चाहिए, जनरल प्रोसीजर नहीं बताना। समझ रहे हैं फल? चलिए, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब बताइए
एडिशंस टू फिक्स एसेट्स, आपको पता चला ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने बहुत से फिक्स एसेट्स जो हैं उनको कैपिटलाइज किया है, ऐड हुए, क्या रिस्क है? लीज का क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, इसका मतलब है आपने यही अज्यूम करना है कि अपने या लीज वाले, जब लीज वाले एसेट होते हैं क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जिक्र होता है। इंपेयर्ड हो गए होंगे, इंपेयरमेंट का भी इंफॉर्मेशन, एडिशंस हुए हैं, इसमें फुल्ली डेप्रिशिएटेड का रिस्क तो नहीं है। शाबाश, एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया गया होगा, या यूं कह ले कि रिपेयर एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया गया होगा। ठीक है, हाँ वही रिपेयर एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया गया होगा। अच्छा अब बताइए भाई रिस्क है ये, चलिए अब रिस्क, अब आप देखें समझ रहे हैं ना, तो अब मैं भी थोड़ा आगे चल रहा हूं, रिस्क के साथ प्रोसीजर को भी ऐड कर देते हैं। आप बताइए कि अगर फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट ने बहुत से ऐड किए हुए, हमारा रिस्क है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लाइंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटलाइज कर दिए होंगे। आपने ये आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटलाइज किए हैं, कैसे करेंगे, प्रोसीजर बता दें वन बाय वन। जी यानी क्लाइंट से जितने भी एक्सपेंडिचर क्लाइंट ने इनकर किए हैं, चाहे रेवेन्यू और कैपिटल, वो सारे उसकी लिस्ट ले लेंगे, सैंपल बेस पे कुछ एसेट्स को सेलेक्ट करके देखेंगे वो फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है। प्रोसीजर रेलिवेंट है, लेकिन इतना ये टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे कोई एफिशिएंट प्रोसीजर बताएं। इन्वेंटरी को फिक्स एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर, यही तो एरर है, मैं तो प्रोसीजर पूछ रहा हूँ, ये तो रिस्क है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि वो कौन सी अमाउंट्स हैं जो क्लाइंट ने गलत कैपिटलाइज की है? एडिशन वाला तो उन्होंने बताया, एडिशन में तो सारी आ रही होगी ना, फिक्स एसेट भी वन जी नहीं, एडिशन का नेचर ऑफ एसेट चेक, ये भी तकरीबन वही प्रोसीजर उन्होंने बताया कि सैंपल सेलेक्ट करके, नहीं है ठीक, मैं गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे एफिशिएंट में परचेज इनवॉइसेस को कॉस्ट कैपिटलाइज, वो तो सेम होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम चीजें खरीदते हैं ना तो नॉर्मली जो हमें चीजें बेच रहा होता है वो रिपेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन नहीं करता, वो टोटल एक ही इनवॉइस बना के देता है। बेचने वाले को थोड़ी पता हमारे लिए फिक्स एसेट है कि एक्सपेंस है। अब सुनने बड़ा आसान तरीका, पास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। एक मिनट उसमें कैसे पता चलेगा? अब 50-50 है, चले 12 अभी तक का सबसे अच्छा जो, अब सुन लें जी शाबाश, ये बड़ी अमाउंट, आधा प्रोसीजर उन्होंने बताया, आधा उन्होंने बताया, 25% सिंपल प्रोसीजर में रखे। मुझे खुद बताए रिपेयर एक्सपेंस और कैपिटल यानी फिक्स एसेट में मिसक्लासिफिकेशन हुई है, खुद बताएं कि कौन से वाला बड़ी अमाउंट का होता है और कौन से वाला छोटी अमाउंट का, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम सिंपल क्लाइंट का फिक्स एसेट का टी अकाउंट स्कैन करेंगे, उसमें जो छोटी छोटी अमाउंट जितनी भी हैं, रिपेयर एक्सपेंडिचर की मिसक्लासिफिकेशन, और इसी तरह एक और एरर होता है, क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर में रिकॉर्ड हो जाता है, उसको कैसे एफिशिएंटली आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो तरीका आपके वाला है ना कि सारी लिस्ट लेके सैंपल बेस रख, और दूसरा आसान तरीका क्या है? रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट स्कैन कर ले, उसमें जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं शाबाश, वो प्रोबेबली क्या है? फिक्स एसेट। क्लियर हो गई ये बात? भी कुछ समझ आ रहा है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप रख, हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ समझ। और हमने क्या किया, रिस्क के साथ साथ मेरा प्लान नहीं था कि प्रोसीजर भी बताऊं, अब आपने खुद जो है वो प्रोसीजर बताने शुरू कर दिया, तो मैं भी कह रहा हूँ ठीक है इसी तरह चलने, आपकी स्पीड से चलते हैं, ठीक है। बाकी ये याद रखिएगा, यहाँ तक हमने कर लिया और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, बाकी के इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।